हेलो माय डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स, आपका इस भौतिकी की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का वेलकम। आज हम एक नया अध्याय आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाले हैं और वह है ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण, जो आपकी प्रबोध बुक में पेज नंबर 472 में मिलेगा। और क्योंकि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आज का यह जो वीडियो है यह हमारा इस अध्याय का फर्स्ट वीडियो है। आइए स्टार्ट करें आज का यह हमारा अध्याय। मानव अपने आरंभिक जीवन में ही सभी पदार्थों के पृथ्वी की ओर आकर्षित होने की प्रकृति को जान लेता है। पहाड़ से नीचे उतरने की तुलना में पहाड़ पर ऊपर जाने में कहीं अधिक हमको थकान महसूस होती है। ये सबने महसूस किया है। जब किसी भी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह निश्चित ऊंचाई प्राप्त करने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। चाहे हम बॉल को फेंकें, चाहे वह कोई भी आप अगर तुलना करें तो ऊपर बादलों से जो वर्षा की बूंदें हैं वो भी पृथ्वी पर ही आकर गिरती हैं और इस प्रकार से फिर वो सभी तालाबों और नदियों से होते हुए समुद्र में पहुंच जाती हैं। इस प्रकार हम अपने आसपास अनेक घटनाएं देखते हैं जिससे हमको यह आभास होता है, स्पष्ट होता है कि वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। हर एक बच्चा बॉल खेलता है, ऊपर फेंकने की कोशिश करता है और ज्यादा बल लगा करके ऊपर फेंकता है। बहुत बल लगाने के बाद में भी क्या वो बॉल ऊपर चला जाता है, मीन्स वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मतलब पृथ्वी हर एक चीज को आकर्षित अवश्य करती है। लेकिन साथ ही आपने देखा है जो एयर बलून्स होते हैं वो ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, मतलब वो ऊपर जा रहे हैं। हमको लगता है कि एयर बलून जो है वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, मतलब वो पृथ्वी पर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों, इसका सिद्धांत अलग है। इसमें भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं जो बलून के अंदर होते हैं और इसके आसपास में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं। वायु में जो डेंसिटी रहती है, जो अणुओं का जो घनत्व रहता है, वो जितना ज्यादा डेंस रहेगा, अणु जितने ज्यादा पास पास रहेंगे, उसमें जो वो नीचे आने की कोशिश वो भी करते हैं। तो होता क्या है कि आसपास ये जो बलून के आसपास के जो बाहर के, मतलब है ना, बात कर रही हूँ मैं, जो वो बाहर के अणु के बारे में बात कर रही हूँ कि वो नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो क्योंकि डेंस है और इस बलून के अंदर में जो वायु भरी हुई है ना, उसमें जो अणु हैं वो बहुत दूर दूर हैं, तो वो उनकी डेंसिटी काफी कम है। तो वो क्या होते हैं, वो कैपेबल नहीं है कि जो बाहर के अणु हैं उनसे संघर्ष कर सकें। और क्योंकि वो बाहर वाले अणु जो है नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी जगह को कौन भर लेता है? उसकी जगह को कोई सब्स्टिट्यूट रहेगा ना, उसको हटाना पड़ेगा ही। तो ये बेचारे जो है वो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन रियल में हर चीजें वो नीचे ही आने की कोशिश करती है, मीन्स पृथ्वी जो है वो अपनी ओर उसको भी जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसको भी आकर्षित करके रखती है। ऐसे ही इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने बताया कि जितने भी पिंड हैं, चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हो, नॉमिनल हो, एक समान त्वरण से पृथ्वी की ओर त्वरित होते हैं। आदिकाल से, बहुत पुराने समय से बहुत से देशों में तारों, ग्रहों और उनकी गतियों के बारे में काफी ऑब्जर्वेशन किया गया। जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा वो लगता था कि वो संबद्ध रूप से प्रतीत होती घटनाओं का बहुत ध्यान से जब अध्ययन किया गया और तब यह पाया गया कि ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं और सूर्य भी एक तारा है और यह काफी चमकीला, बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस ब्रह्मांड के बारे में, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है गुरुत्वाकर्षण।
तो इस गुरुत्वाकर्षण को बताने के लिए एक्चुअली हमारे केपलर्स जी और हमारे न्यूटन, जो हमारे बहुत ही महान फिजिशियन हैं, भौतिक शास्त्री हैं, इन सभी ने इसके पीछे काफ़ी मेहनत की है। तो इसीलिए इनका नाम, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इनका नाम, इन तीनों का नाम बहुत ही ज़रूरी है बोलना, तो क्योंकि इन तीनों की मेहनत से आज हम इस गुरुत्वाकर्षण को समझ सके हैं। तो न्यूटन जी ने जब वो एक बार ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो और वो रीड कर रहे थे कुछ, तो उनको अचानक से लगा कि कोई एप्पल जो है वो नीचे गिरा। उन्होंने देखा, समझा कि ये एप्पल जब पेड़ से गिरता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, वो ऊपर भी तो जा सकता है। ऐसा करके जब उन्होंने इसके पीछे काफ़ी शोध किया, तब उन्होंने पाया कि पृथ्वी हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचने की जरूर कोशिश करती है। आखिर हम भी जब यहाँ पर खड़े हैं, इस पृथ्वी की सतह पर हैं, तो कहीं ना कहीं हमको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अगर ये आकर्षण छूट गया तो हम सब ऊपर हवा में तैरते हुए नजर आएंगे। और ये जो पृथ्वी का आकर्षण है, इसे ही कहा गया है गुरुत्वाकर्षण। इस गुरुत्वाकर्षण पर काफी शोध करने के बाद न्यूटन, जो हमारे वैज्ञानिक जी हैं, उन्होंने ये बताया कि इस ब्रह्मांड में जो भी कोई भी दो पिंड जिनका द्रव्यमान हो, वो उस पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। और इस आधार पर 1665 में उन्होंने इस बल के अकॉर्डिंग एक नियम प्रतिपादित किया। कब? 1665 में। किसने? न्यूटन जी ने, जिसे एक नाम दिया गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। और यह नियम यह कहता है, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, जिसमें जो बल है, इन दोनों जो दो पिंड आपको दिखाई दे रहे हैं, m1 एकदम द्रव्यमान का और दूसरा पिंड m2 द्रव्यमान का है। तो इस m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच की दूरी अगर हम r ले लेते हैं, तब ये जो बल है वो समानुपाती होगा m1 इंटू m2 के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब r स्क्वायर के। इसलिए व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए अपॉन में लिखा गया है। मालूम है आप लोगों को ना, समानुपाती को हम अंश में लिखते हैं, व्युत्क्रमानुपाती को हर में लिखते हैं। और जब इस व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती जब हमने लिखा, तो हमने समानुपाती का यूज किया है, वहाँ पर सिंबल हमने इक्वल यूज नहीं किया। और आपको पता होगा कि जब इस समानुपाती के जो साइन है उसको हटाते हैं, तब एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, और इसको हमने वहां पर कांस्टेंट यूज किया है g। इसे ही हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो है, इसका जो आपका जो g है, उसका मान 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये ध्यान में रखिएगा, इसकी वैल्यू इतनी होती है। अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूँ गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियतांक है उसका, तो हम यह कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का बल है ना। और अगर आप दो पिंड ले रहे हैं जो समान द्रव्यमान के हों, और उन इकाई द्रव्यमान भी बोल सकती हूँ मैं, मान लेते हैं m1 और m2 का, मान लेते हैं चलो 1 kg का है करके, और उनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर है, तो उस समय ये जो g रहेगा वो f के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सबकी वैल्यू तो आपने 1 रख दिया। तो आपका जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, g का मान क्या हो जाएगा, उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होगा, जिसे इकाई दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे पर आरोपित कर रहे हैं, है ना। उतना ही बल अगर हम दो पिंड पर लगा देते हैं जो इकाई द्रव्यमान के हैं, और उनको हमने r मतलब उसका 1 मीटर दूरी पर रख दिया, तो जितना बल का वो अनुभव करेगा ना, वही उसका क्या कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
बच्चों, आप जानते होंगे कि हमारी जो पृथ्वी का जो रेडियस है अप्रोक्सीमेटली हम 6300 किलोमीटर लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पर अगर सतह पर हूँ और दूसरा वस्तु जो है वो सतह से h दूरी पर एक m द्रव्यमान का है, तब उस समय अगर हम f की गणना करेंगे तब हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, f इज इक्वल टू g तो कांस्टेंट है, m इंटू m। अगर हम या पृथ्वी अगर m द्रव्यमान की है तो एक पृथ्वी हो गया, एक पिंड मान लेते हैं, पृथ्वी क्या m एक पिंड हो गई, और दूसरा h ऊंचाई पर दूसरा पिंड है m, तो वहां पर स्मॉल m आपने ले लिया और दूसरा कैपिटल M है, पृथ्वी के लिए कैपिटल M लेते हैं, ठीक है। अपॉन में दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी में हम लोग दूरी कैसे लेंगे, केंद्र से, पृथ्वी क्योंकि बहुत बड़ा है तो वहाँ पर डिस्टेंस का आप कैसे लेंगे, सतह से नहीं लेते हैं ना, डिस्टेंस हमेशा केंद्र से लेते हैं। तो केंद्र से आपका r और r प्लस h, क्योंकि h ऊंचाई पर है, वो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है आपका दूसरा पिंड, तो डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस h, है ना, और उसका होल स्क्वायर तो होता ही है क्योंकि r स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से f इज इक्वल टू हो गया GMM अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। और नॉर्मली अगर हम देखें तो होता क्या है, f इज इक्वल टू GMM अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप त्वरण के बारे में बात करें, त्वरण क्या होता है, f जो a होता है वो क्या होता है, अगर मैं f के अकॉर्डिंग बोलूँ, है ना, f इज इक्वल टू ma होता है, बच्चों पढ़े हैं ना अपन, f इज इक्वल टू mm, तो a जो है त्वरण है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन m। तो यहाँ पर क्योंकि हम गुरुत्व के बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो त्वरण होगा ना वो स्मॉल g होता है, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन m, है ना, क्योंकि a के प्लेस में आपने g को रख दिया। अब यहाँ पर f की जगह पर आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट जो हम करते हैं, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gm अपॉन r स्क्वायर, है ना। अगर आप f की जगह पर पुट करेंगे वैल्यूज को, तो f का मान अभी निकालें ऊपर में GMM अपॉन r स्क्वायर करके, तो यहाँ पर हमने वैल्यू जब पुट किया तो mm कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो स्मॉल g है उसका मान मिलेगा GM अपॉन r स्क्वायर। और इस g का मान जो है वो पृथ्वी की सतह पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कैपिटल G क्या है और स्मॉल g है ना, स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कैपिटल G की वैल्यू 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम की पावर 2। बच्चों, आपको पता होगा कि जो ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और इसी कारण से इस बल के, क्योंकि ये बल कम या ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है दोनों द्रव्यमानों और उनके बीच की दूरी के, है ना, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के। इसीलिए कोई भी पिंड, जितने भी ब्रह्मांड में जो पिंड है वो अपने कक्षा पर बकायदा अपनी कक्षा पर ही घूमते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। अदरवाइज तो क्या होता है, सभी दूसरे से टकरा जाते हैं, है ना। लेकिन आपको पता है कि जितने भी हम जैसे सौरमंडल के बारे में बात करें तो जितने भी ग्रह हैं वो अपनी ऑर्बिट्स पे, अपनी कक्षाओं पर वो घूमते रहते हैं, क्योंकि हर एक पिंड का अपना गुरुत्वाकर्षण है और उस बल के अकॉर्डिंग ही वो अपने ऑर्बिट्स पे घूम सकते हैं। ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक सेंट्रल फोर्स होता है, केंद्रीय बल होता है, और ये जो g का मान है वो सभी जगह पर बिल्कुल नियत रहता है। जैसे स्मॉल g हमने पढ़ा तो हमने पृथ्वी की सतह पर बोला कि 9.8 रहता है पृथ्वी सतह पर, लेकिन कैपिटल G बच्चों वो कहीं पर भी जाओ यूनिवर्स में, है ना, वो हर जगह पर उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे बहुत ही कम रहता है, ये बल जो है बहुत ही क्षीण बल रहता है, और g का मान पिंडों की प्रकृति और उसके आकार पर निर्भर नहीं करता। g का मान ना ही दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर, मीडियम आप कुछ भी रख दो, पानी में रख दो, हवा में रख दो, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। सभी समय, चाहे वो कोई भी समय हो, जगह हो, g का मान आपका परिवर्तित किसी भी हालत में नहीं होने वाला। दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वातावरण में उपस्थित अन्य पिंडों के प्रभाव से भी बिल्कुल मुक्त होता है। और अगर मैं बोलूं कि सामान्य पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसे अनुभव हम नहीं कर सकते। आकाशीय पिंडों के लिए यह बल उल्लेखनीय ही नहीं होता, वहां पर काम होता है लेकिन इतना कम होता है कि हम उसका उल्लेख नहीं कर सकते।
यहाँ बच्चे जो हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जाम में कैपिटल जी पूछा जाए तो स्मॉल जी का आंसर लिखते हैं, स्मॉल जी पूछा जाए तो कैपिटल जी का। ध्यान में रखिएगा, जब हम गुरुत्व के बारे में बात कर रहे हैं तब वहाँ पर जी, स्मॉल जी का यूज होता है। दोनों में डिफरेंस आपने, जैसे मैंने अभी कैपिटल जी का डेफिनेशन बताया कि उसमें इकाई द्रव्यमान के वस्तु हैं आपके पास और उनको 1 मीटर की दूरी पर रख दिए तो जितने बल का वो अनुभव करते हैं, आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वही उनका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है कैपिटल जी। और यहाँ पर अभी हम स्मॉल जी के बारे में बात करें तो पृथ्वी के कारण अन्य पिंडों पर होने वाला जो प्रभाव रहता है वो गुरुत्व कहलाता है। और गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे गिरते हुए वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर, क्योंकि त्वरण जो होता है वो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है। तो यहाँ पर वस्तु जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु है, उस पर जो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की दर को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर ये मुक्त पतन की बात हो रही है, तो ये जो हमने जो समीकरण पढ़े हैं अपने गति का, बिल्कुल वही समीकरण यहाँ पर भी यूज़ होगा। v = u + at होता है, हम वहाँ पर gt रखेंगे क्योंकि ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये सभी आपने एकविमीय गति में अच्छे से पढ़ा है। s = हम दूरी बात करते हैं, s मतलब, लेकिन यहाँ पर हम ऊंचाई के बारे में बात करेंगे। s = तो वो पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गया है। बाकी ut + हाफ at² होता है तो वहाँ पर gt² लिखोगे और v² = u² + 2gs। आज के इस वीडियो में हम इतना ही बारे में बात करते हैं। आज का आपका वर्क है कैपिटल जी और स्मॉल जी को अपने शब्दों में समझाइए और साथ ही इसमें अंतर अवश्य लिखिए। थैंक यू।